हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आजकल सीबीएसई के हो रखे हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्यों डिफिकल्ट होते हैं, क्यों इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को समझते हुए हम चलने वाले कि जब मेरे पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मेरे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना रहेगा। वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग, राइट। लेकिन बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती हैं, अच्छी लगती है, तो बिल्कुल आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके भी मुझे अपना बिल्कुल फीडबैक देना है, बिकॉज दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हो, कैसे हमें इसको इनकलकेट करना है आने वाले क्लासेस में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास स्टेटमेंट एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आजकल हो रखे हैं भाई सीबीएसई के बहुत ही ज्यादा फेवरेट। मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर 12th स्टैंडर्ड का आप देखोगे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमेशा घुमा फिरा के पूछे गए। तो मतलब हम बेसिकली स्टूडेंट्स की स्किल्स के और उसके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को नॉलेज कितनी है, उसने कितना याद किया है, इसका टेस्ट नहीं है। अब है कि उसको कितना चीजों को समझा है। उसमें अगर हम बात करते, सबको एमसीक्यू बड़े फेवरेट लगते थे, है ना। एमसीक्यू सबको बहुत फेवरेट लगते थे कि यार इसके 20 मार्क्स तो पक्के हैं, तो आराम से आ जाएंगे, जितने एमसीक्यूज उतने मार्क्स आ जाएंगे। अब एमसीक्यूज में लाना मार्क्स बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, वो एक बहुत बड़ा मेजर मैं बोल सकती हूँ ड्रॉबैक हो गया, बिकॉज बच्चों के लिए एमसीक्यू में अगर आता है तो सब सही है, नहीं आता है तो सब गलत है। तो वो जो 10-15 मार्क्स का जो एक बैरियर है ना, वो बन के रह गया है। अगर सही हो गए तो स्ट्रेट 15 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, अगर गलत भी हो गए 7-8 क्वेश्चंस तो 7-8 क्वेश्चंस एकदम से माइनस हो गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझना कि ये जो चीज हमारे लिए स्कोरिंग हो सकती थी वो हमारे लिए एक तरीके से बैरियर बन गया है। तो उसको कैसे तोड़ें? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 1 मार्क्स के लिए भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क के लिए। मतलब 1 मार्क पाने के लिए भी मुझे इतना दिमाग खपाना पड़ेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो एमसीक्यू भी बहुत इनडायरेक्ट वे में आ रहे हैं और साथ ही में हमारे पास असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इनडायरेक्टली आ रहे हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत इनडायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं। क्लियर? तो उसको कैसे सॉल्व करें, उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट टुडे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन का मतलब आपको समझना एक तरीके का स्टेटमेंट। अब याद रखना कि एक हमारे पास होता है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक मेरे पास होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको ऐसा गिवन रहता है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, और आपसे पूछेंगे कि दोनों सही है दोनों गलत है, ऐसा वाले क्वेश्चन। और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना रहता है कि जो मेरे पास ये असर्शन गिवन है बेसिकली स्टेटमेंट और सिचुएशन में बोलूं, ये मुझे सिचुएशन गिवन है, तो क्या जो सिचुएशन का यही रीजन है, क्या दोनों रिलेटेड है, मुझे ये पता लगाना रहता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस को एक बार देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे सभी, क्या कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन साथ ही में ये जो रीजन है इसको सपोर्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन मेरा ये कहता है। दिक्कत क्या होती है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, बच्चों को ऑप्शन ही समझ नहीं आते, इसलिए मैं ऑप्शंस को अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि आने वाले उसमें नहीं समझाऊंगी मैं, जैसे जैसे मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस कराऊंगी, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में हर एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब क्या बोल रहे हैं कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन भाई जो ये रीजन है इससे बिल्कुल भी रिलेटेड तो है ही नहीं। तो क्या हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखोगे कि बोल रहे हैं कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि असर्शन गलत है, रीजन तो सही है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है, ये वाले क्वेश्चन तो ये दोनों पॉइंट्स तो फिर भी क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। कंफ्यूजन क्यों है? बिकॉज ये बताना है कि ठीक है दोनों ठीक है, लेकिन एक क्या बोल रहा है कि रीजन इसी का है और एक बोल रहा है कि रीजन नहीं है। तो ये हमें पता लगाना रहता है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तो है, आपको चूज करना पड़ा ना ऑप्शंस में से, तो इसलिए 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। कई बार आपको 3 मार्क्स में दिखेगा कि आपको एक्सप्लेन भी करना रहेगा, ठीक है। अगर से 1 मार्क्स का मतलब से आपको टिक करना है, मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन कैसे देना है ये भी सिखा रही हूँ, तो दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। बोल रहे हैं एक तीर से 2 निशाने, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। मेरे पास असर्शन है, सिचुएशन है, स्टेटमेंट क्या गिवन है उसको पहले स्टडी करते हैं।
द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? डेविएशंस निकालते हैं, अज्यूम मीन मेथड में निकालते हैं x माइनस ए, है ना। आप एक मीन मान लेते हो, उसमें से आप माइनस, सॉरी वेट, आपने एक अज्यूम मीन माना है ना, दैट इज वाई मैंने वो मीन का साइन ऐसे नहीं लिखेंगे। आपका जो बेसिकली जो सीरीज है उसमें से आप अज्यूम मीन को उससे माइनस करते रहते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अज्यूम किया। उसमें डेविएशंस हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास डेविएशंस की पूरी वैल्यू आ जाती है। अब जो मैंने अज्यूम किया है, आपने देखा होगा कि कुछ वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव रहती हैं, कुछ वैल्यूज मेरे पास नेगेटिव रहती हैं। हमने देखा जब हमने पहले पूरा सीरीज को सॉल्व करते थे, इंडिविजुअल वाले सीरीज में भी हमने देखा है ना, कि कुछ वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव रहती है, कुछ वैल्यूज मेरे पास नेगेटिव रहती है। तो डेविएशंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज से पूछ रहे हैं हमारे अर्थमेटिक मीन से, कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो मैंने क्या बोला, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव रहती है। हमने प्लस माइनस तो अज्यूम मीन से ही किया है ना, दैट इज वाई अधिकतर आपको दिखेगा कि जो उसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम रहती है। सेकेंड क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। तो दोनों ही बात एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि इक्वल है। अगर दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस डेविएशन में मुझे माइनस करना रहता है, अगर ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तो आंसर तो 0 ही आएगा। सो दैट इज वाई मैं ये बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स के इसका दोनों ही चीजें सही हैं, और जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इसका मीनिंग है। एक्सप्लेनेशन कैसे, ये भी देख लेते हैं। The arithmetic mean is the point of the balance for a set of data, meaning the sum of deviation या difference from the mean is 0. Second, positive and negative deviations cancel each other out, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रीजन उसका बिल्कुल सही है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। एक मेरे पास होता है क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा, और क्वालिटेटिव डेटा मतलब बेसिकली जो न्यूमेरिकल टर्म्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम बोलते हैं जैसे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कितने अटेंडेंस है, लेकिन हम सिंसियरिटी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, ऐसे तो पता नहीं लगा सकते। तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आता है, और क्वांटिटेटिव क्या होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स पे जिसको डिफाइन कर सकें। अर्थमेटिक मीन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द हायर आइटम्स ऑफ अ सीरीज। जल्दी बताइए इसका क्या होगा। जब मैं आपको एमसीक्यू करा रही थी, उसमें एक एमसीक्यू ये भी था कि इसमें से कौन सा मीन, मीडियन और मोड में से ऐसा कौन सा है जो सारी वैल्यूज को इक्वली ट्रीट करता है। तो हमने आंसर क्या दिया था, मीन, राइट। तो यहाँ पे हायर आइटम्स ऑफ अ सीरीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना कहाँ से आया? तो मुझे ये पता है कि रीजन तो मेरा गलत है। अब मैं बात करती हूँ मेरे असर्शन की। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ऑफ कोर्स बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा में कैलकुलेट कर रहे हैं ना चीजों को, इसलिए असर्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि भाई अर्थमेटिक मीन को हम लोग बिल्कुल भी क्वालिटेटिव डेटा कैलकुलेट करने के लिए नहीं कंपेयर कर सकते। वहीं पे अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, उसका रीजन क्या ये है, बिकॉज मैं हायर आइटम्स को चूज कर रही हूँ या उसको प्रेफरेंस दे रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अर्थमेटिक मीन में हमेशा सारे डेटा सेट में हर एक चीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, इसका असर्शन ट्रू हो जाएगा और रीजन इसका फॉल्स हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखो असर्शन और रीजन के सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं आपने, ठीक है। डन। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा कंसिस्ट ऑफ नॉन न्यूमेरिकल कैटेगरीज, है ना। और यहाँ पे तो हम न्यूमेरिकल डेटा से ही कंपेयर करते हैं, उसी को कंप्यूट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसको क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज कर लें, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होगा। द रीजन प्रोवाइडेड इज फॉल्स बिकॉज द अर्थमेटिक मीन ट्रीट्स ऑल डेटा पॉइंट्स इक्वली एंड नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द हायर आइटम्स। बिकॉज अगर मेरे पास कोई मुझे मीन कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे इस सीरीज का मीन कैलकुलेट करना है तो मैं सिर्फ 200 का ले लूंगी या 100 ले लूंगी, इन तीन को नहीं लूंगी, ऐसा तो नहीं है। मैं सारे आइटम्स को इंक्लूड करूंगी बिकॉज मीन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब मैं सबका कैलकुलेट करूंगी ना, ऐसा तो नहीं कि जो भाई कम वैल्यू वाले उनको हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज वाई इक्वली का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें इक्वल हैं, हम ये कह रहे हैं कि हर एक चीज को ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा, वो हम बोल रहे हैं। क्लियर?
डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सभी ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन क्या गिवन है मेरे पास, अर्थमेटिक मीन इज वाइडली यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स सच एज मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और इसका जो हमारे पास रीजन है, अर्थमेटिक मीन इज केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो क्या ये सही है? देखो रिलेटेड है क्या? देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और बहुत इजी टू कैलकुलेट है। और जब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या असर्शन सही है मेरा? क्या वाइडली यूज है क्या? बिल्कुल है। मैंने अभी आपको बोला बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। और इसका पॉसिबिलिटी क्यों है? बिकॉज कॉमनली यूज क्यों है? इनने बोला कि कॉमनली यूज होता है, ये ने स्टेटमेंट दे दिया कि अर्थमेटिक मीन कॉमनली यूज होता है, लेकिन क्यों? बिकॉज उसमें फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसलिए यूज होता है। तो मैं बोल सकती हूँ ना दोनों के बीच में रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, रीजन एक तरीके से स्टेटमेंट का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे सभी। द अर्थमेटिक मीन इज कॉमनली यूज्ड इन कैलकुलेटिंग अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ सेंट्रल वैल्यू। एडिशनली द अर्थमेटिक मीन इज एल्जेब्रिकली मैनिपुलेबल। मैनिपुलेबल का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड सपोर्टिंग द रीजनिंग, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, क्योंकि अगर आपको 1 मार्क्स का गिवन है तो सिर्फ टिक करना है। अगर 2-3 मार्क्स का गिवन रहेगा देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग। डन, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। क्या मेरे पास असर्शन गिवन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अभी मैंने अभी आपको बताया, of all the averages arithmetic mean is least affected by the fluctuations of sampling। जल्दी से बताओ, क्या अगर मेरा कोई सीरीज में कोई पर्टिकुलर जो हम बात करते हैं सीरीज में जो डेटा है, पर्टिकुलर वेरिएबल है, वो चेंज हो जाएगा तो अर्थमेटिक मीन पे कुछ असर आएगा क्या? ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, कनेक्ट करके देखो। मैंने अभी आपको बोला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, तो अगर अर्थमेटिक मीन में कुछ भी चेंजेस होगा तो क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? ये तो बिल्कुल हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बिकॉज जब मैं बात ही करती हूँ अर्थमेटिक मीन की, हम ये बोल रहे हैं कि हर एक डेटा सेट को हम लोग इक्वली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सब चीजों से फर्क पड़ता है, एक्सट्रीम वैल्यू से भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहना कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है, इसलिए मेरा रीजन क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा। वहीं पे मैं बात करती हूँ, अभी मैंने आपको जो पहला भी इसमें क्वेश्चन देखा तो उसमें भी सेम चीज डिफाइन करी थी, प्रॉपर्टी सेम पड़ी थी कि जो सम ऑफ डेविएशंस होता है मिनिमम रहता है ना। सो दैट इज वाई आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने एक स्ट्रेट डिट्टो सेम लाइन प्रॉपर्टी से उठाई है ये वाली। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन स्टूडेंट्स? एक्सप्लेनेशन क्या है? The sum of the square deviation from the arithmetic mean is indeed minimum, which is why the mean is used in variance and standard deviation calculation. However, the reason is incorrect because the arithmetic mean is affected by extreme values and fluctuations in sampling more than some other averages like the median. तो of course जो भी जब मैं sum of all observations की बात कर रही हूँ, सारे observations को मैं include कर रही हूँ, तो कुछ में भी change होगा तो सब में changes आएंगे, तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी हमने स्ट्रेट लेकर आई हूँ, हमने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीन से पढ़ा है regarding deviations. Clear? So hopefully this is done. Question number 5 देखेंगे सभी जल्दी से। Right? Arithmetic mean is the most commonly used measure of central tendency. इसका रीजन क्या बोला है? Arithmetic mean takes into account all the values in a data set. जल्दी से बताएंगे क्या ये दोनों सही हैं? अगर सही है तो क्या रीजन इससे रिलेटेड है? जल्दी से, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, बिकॉज इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से अभी डिस्कस भी कर लिया इनडायरेक्टली। तो आई एम होपिंग कि वाला जो क्वेश्चन है नंबर 5 है आपसे बन रहा होगा। सो आई एम गिविंग यू अराउंड 1 minute फॉर दिस वन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? थिंक, जल्दी से सोचिए।
सोचिए इस चीज को, ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास सीधे सीधे प्रॉपर्टी से आया है। अब देखो सिंपल सी अगर हमें बात बोलती हूँ यहाँ पे आपको, है ना, अगर बहुत ही बेसिक सी सिचुएशन आपको यहाँ पे दे रही हूँ, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि दोनों ही चीजें यहाँ पे सही हैं। क्यों? बिकॉज अभी मैंने आपको बोला कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब मैं सारी चीज़ों को, वैल्यूज़ को, डेटा सेट को कंसिडर कर रही हूँ। आई एम इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स ओवर हेयर। होपफुली दिस इज करेक्ट बिकॉज आई एम टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीज़ तो मेरी बिल्कुल सही हो गई। अब क्या बोल रहे हैं? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट। अब देखो मुझे पता है या तो बी ऑप्शन है, या तो दोनों सही हैं, या तो दोनों गलत हैं, या उसका रीजन सही है कि नहीं, मुझे ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स बोथ आर ट्रू, बिकॉज दोनों ही मेरे यहाँ पे सही हैं। और कहीं ना कहीं इसका ये एग्जाम्पल यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा इसको कॉमनली यूज क्यों करते हैं, बिकॉज हर एक चीज को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो मुझे पता है कि ये इजी भी है और इसका आंसर भी कहीं ना कहीं मेरे लिए काम आएगा, एक्यूरेट रहेगा। सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर मी। सो दैट इज वाई दोनों ही चीजें मेरे लिए सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। Done? Okay. Hopefully students this is clear. Right? चलो explanation देख लेते हैं. The arithmetic mean is the most widely used measure of central tendency because it considers all the values in the data set, making it a reliable representation of overall data set. Of course क्योंकि हम सारी चीज़ों को include कर रहे हैं तो मेरे लिए reliable है. Reliable का मतलब जिसको हम rely कर सकें, trust कर सकें. So that is why both is correct. Screenshot लेंगे इसका जल्दी से. Everyone quickly take a screenshot of this one. Done? चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. इसका एक बार मैं ऑप्शंस आपको क्लियर कर देती हूँ. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इसमें रीजन जैसा कुछ नहीं है ना, कि ये इससे कनेक्टेड है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह सही है कि गलत है, सिर्फ इतना देखना है. जैसे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या तो दोनों सही हैं या तो दोनों ही गलत हैं, या एक सही है एक गलत है. ये सिचुएशन मेरे पास आ रही है. तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि कौन सा स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट 1 और 2 रिलेटेड है. जब तक क्वेश्चन में ऐसा लिखा ना हो आपको नहीं मानना है ना. तो अगर ये सही है अपनी जगह और ये सही है अपनी जगह और दोनों रिलेटेड नहीं भी हैं, तो सिर्फ आपको ऑप्शंस को देख के इसको मार्क करना है. ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे. चलो, सो स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखेंगे सभी यहाँ पे. मीडियन इज इक्वल टू द मिडिल आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन in the case of even number of items. ठीक है, यहां तक तो मुझे पता है सही है, लेकिन क्या यहां तक सही है इसको जरा देखेंगे, बिकॉज ऑड एंड इवन के केस में डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है टू कैलकुलेट मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज द डेटा नीड टू बी फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ये वाली बात तो मुझे सही लग रही है, बिकॉज मीडियन का पहला रूल यही कहता है कि मुझे जो भी डेटा सेट है मुझे उसको सबसे पहले क्या करना रहेगा, अरेंज करना रहेगा. राइट? तो देखो इसमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से. जल्दी देखो. तो देखो मीडियन की अगर हम बात करते हैं, मिडिल टर्म डेफिनेटली है, मिडिल वैल्यू है, बिकॉज पूरे डेटा सेट को दो तरीके से डिवाइड कर देता है. लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये मिडिल टर्म है क्या?
जो भी मेरे पास कोई सीरीज गिवन होगी उसमें से जो मिडिल टर्म होगा वो हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या? जैसे कि इवन नंबर ऑफ सीरीज ले लो कोई भी इवन नंबर, जैसे कि 8 ले लेते हैं, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा बताओ जरा मुझे, जो भी मिडिल टर्म हो 1 2 3 4, क्या 4 और 5 के बीच में आएगा या 5 के या 6 के बीच में आएगा? जल्दी बताओ। 4 और 5 के बीच में वैल्यू आएगी मेरे पास, है ना, क्योंकि फिर मेरे पास अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे 3 वैल्यूज है, यहाँ पे 4 वैल्यूज है, मतलब 4 और 5 के बीच में मेरे पास वैल्यू आएगी। तो एकदम कोई मिडिल टर्म में चूज नहीं कर सकती ना इवन केस में। अगर ऑड केस होता तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 है, तो 3 मेरे पास मिडिल टर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 बच रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बच रहे हैं। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए दिया गया है आपको इवन और ऑड वाला केस। सो दैट इज वाई इसका जो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा पक्का गलत है और ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है, बिकॉज जब भी मुझे मीडियन को कैलकुलेट करना है मुझे सबसे पहले उसको सीरीज में बनाना ही पड़ेगा, तो ये मेरा सही हो जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? चलो। In an even number of items, the median is calculated by taking the average of the two middle terms, not just by dividing the middle term itself. However, for the individual series, the data must always be arranged in ascending or descending order. ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। In the case of inclusive class interval series, median can be calculated without converting the series into exclusive series. When mid values are given, there is no need to convert mid values into class intervals while calculating median. तो ये बेसिकली कौन से उससे आया मेरा सेशन, मैंने आपको लिया था स्पेशल केसेस का। तो जिस भी बच्चे ने स्पेशल केसेस वाला सीरीज देखा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है कि आपने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। देखो मीडियन के केस में सबसे अच्छी बात क्या आती है कि वहां पे ज्यादा मुझे दिक्कत हुई नहीं थी स्पेशल केसेस में, बिकॉज हमने काफी सारी चीजों में चेंजेस किए नहीं थे। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आंसर्स आर ट्रू। व्हाई? बिकॉज जब हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे हमने देखा था कि सीरीज कैसी भी हो हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे, चाहे वो इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव हो, ओपन एंडेड हो, क्लोज एंडेड हो, हमने देखा था हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं थी, बिकॉज हमें पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। सो दैट इज वाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मीडियन कैन इंडीड बी कैलकुलेटेड इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हेन मिडिल वैल्यूज आर प्रोवाइडेड देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट देम इनटू क्लास इंटरवल्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, दैट मीडियन इज नोन टू बी द बेस्ट एवरेज इन ओपन एंड क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, वहीं पे इन द केस ऑफ ओपन एंड सीरीज देयर इज नो नीड टू फाइंड मिसिंग लिमिट्स एंड मीडियन इज कैलकुलेटेड इन द यूजुअल मैनर। तो बेसिकली जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराया उसी से काफी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नंबर 8 मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? सो अगेन यू हैव टू थिंक स्टूडेंट्स कि दोनों स्टेटमेंट्स मेरे सही है, एक गलत है एक सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, ये आपको पता लगाना है। अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया था कि मीडियन के जब भी स्पेशल केसेस की बात करूं आप इसको ऐसे याद रख लो कि मुझे किसी भी सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे सीरीज गिवन है मैं उससे कैलकुलेट कर सकती हूँ मीडियन। सो दैट इज व्हाई वेदर इट्स अ क्लास इंटरवल सीरीज तो ऑफ कोर्स इट इज बेस्ट एवरेज, बिकॉज मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे मीडियन में मीन में तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ सेकंड केस की ओपन एंड सीरीज हो या मेरे पास कोई मिसिंग लिमिट्स हो तो भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मीडियन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट इज व्हाई बोथ आर ट्रू। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से। Done? Okay. So the median is the best measure of central tendency in open-end class interval series because it does not require the exact class limits to be known. Additionally, in open-end series, median is calculated without needing to find missing values, मेकिंग बोथ स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें पता है कि मीडियन में ऐसा कोई दिक्कत होती रही है, जो भी मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है मैं उससे आराम से मीडियन कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई डोंट हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी सीरीज विच वाज इन द केस ऑफ मीन, राइट? अगर इसकी जगह मीन लिखा रहता तो मेरे सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 सभी ध्यान से देखेंगे। अगेन वी हैव असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी क्या रीजन उससे रिलेटेड है कि नहीं है, ये सारी चीजों को फिगर आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका रीजन क्या है मेरे पास, पोजिशनल एवरेजेस लाइक मीडियन आर अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ अ सीरीज। तो देखो सबसे पहले तो मुझे पता है कि जब भी मैं बात करती हूं मेरे एवरेजेस की, दो टाइप के एवरेज हमने पढ़े हैं, एक है मेरे पास मैथमेटिकल, ठीक है, और एक है मेरे पास पोजिशनल। दो तरीके के पास मेरे पास एवरेज गिवन है, एक है मेरे पास मैथमेटिकल, एक है मेरे पास पोजिशनल। मैथमेटिकल में क्या गिवन है, जैसे कि मुझे अर्थमेटिक मीन गिवन है, मुझे ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, मुझे हार्मोनिक मीन गिवन है। वहीं पे पोजिशनल में मेरे पास गिवन है स्टूडेंट्स मीडियन और मोड। तो पोजिशनल की खास वैल्यू यही होती है बिकॉज मैथमेटिकल में एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, वहीं पे जो पोजिशनल वैल्यूज होती हैं वहां पे मुझे कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो दैट इज वाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेरे पास पूरा सिचुएशन गिवन है, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, बिल्कुल सही बात है, और ये पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, जो सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोजिशनल एवरेज जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है, तो ये गलत है, बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि पोजिशनल एवरेज जो रहता है वो कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, हमेशा मैथमेटिकल एवरेजेस जो रहते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन उसका रीजन गलत है। क्लियर स्टूडेंट्स, डन स्टूडेंट्स। So the median is a positional average that divides the data into 2 equal parts. Absolutely correct. But extreme value से affect नहीं करता है median, right? So making the assertion absolutely true. However, unlike the median is not affected by extreme values because it depends only the middle position of the data. तो हमें पता है कि जब पोजीशन की बात हो रही है, पोजिशनल एवरेज की बात हो रही है, तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, मैथमेटिकल एवरेज में पड़ता है। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। असर्शन क्या है, मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आराम से, सिंपल है। द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व्स। तो हमें पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक पढ़ा है मैंने मीडियन का और एक पढ़ा है स्टूडेंट्स मेरे पास मोड का, है ना। तो मीडियन में तो ऑफ कोर्स ओगिव कर्व से करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किससे करते हैं, हिस्टोग्राम से, ठीक है। यहाँ पे किससे करते हैं, हिस्टोग्राम से करते हैं जब भी मोड का कैलकुलेशन करते हैं। और ऊपर वाला भी केस मेरे पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। एंड लेकिन हमें पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल टू अंडरस्टैंड की, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इससे रिलेटेड नहीं। दोनों सही हैं, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन उसका जो रीजन है वो असर्शन के बिल्कुल बैठ नहीं रहा ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मीडियन इजी है, मान गए इजी है, करेक्ट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मीडियन को ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं ओगिव कर्व से, तो दोनों रिलेटेड नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। सो दैट इज व्हाई इसका बी ऑप्शन सही होगा, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन आर एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। डन? ओके, again explanation is given to you guys that median is indeed simple to calculate and understand, and it can also be determined graphically through ogive curves. So both are correct. However, the reason is not the correct explanation of the assertion. Therefore, while both the statements are true, लेकिन reason correct explain नहीं कर रहा, इसलिए हमने option number 2 को चुना था। Clear? So with this students, we have finished our assertion and statement based questions for this particular chapter. Hopefully आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी कि कैसे क्वेश्चंस मुझे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं और क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी थी, चाहे वो मीन का हो, चाहे वो मोड का हो, चाहे वो मीडियन का हो, और साथ में क्वार्टाइल्स वगैरह का भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया थोड़ा बहुत। तो मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। फाइन स्टूडेंट्स,
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स प्रॉमिस करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम लोग डिफरेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड फॉर सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एंड बाकी के बोर्ड्स के लिए वी हैव अ सिम हमारा हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, हमारा ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ इकोनॉमिक्स क्लास में, ऐसे ही रोज आना है, अच्छे से पढ़ना है। तो होपफुली मैं जानती हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी हम बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे और हर वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड कमेंट भी डेफिनेटली करना है फॉर योर फीडबैक। तो स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।